नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 फरवरी सन 2026। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:01 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया। कहा, जज देश के लिए कलंक है। 3 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए थे। हरियाणा बजट 2026 अपडेट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होली से 2 दिन पहले यानी 2 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी। हरियाणा बजट सेशन का पहला दिन वंदे मातरम से शुरुआत। 7 विधेयक मंजूर। हाउसिंग बोर्ड पर तीखी हुई बहस। हरियाणा में स्मार्ट मीटर अभियान को मिलेगा बढ़ावा। इन बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 5% की छूट। रोहतक MDU के वाइस चांसलर राजवीर सिंह हुए सेवानिवृत्त। अब नए वाइस चांसलर की नियुक्ति तक इन्हें सौंपा गया है चार्ज। खाटू श्याम मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। मंदिर कमेटी ने जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। इस फैसले से मेडिकल क्लेम की मंजूरी में आएगी तेजी। हिसार से जयपुर का सफर अब और आसान होगा। रोडवेज ने पिंक सिटी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। 21 व 22 फरवरी को खुलेगा शिक्षा बोर्ड कार्यालय। एडमिट कार्ड में सुधार करवा सकते हैं छात्र। हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा था। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। और AI कंटेंट पर लेबल जरूरी। नए नियम लागू हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाने होंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हुई झमाझम बारिश का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 4.2 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे रातें एक बार फिर से ठंडी हो गई हैं। हालांकि दिन में खिली तेज धूप ने अधिकतम तापमान को बढ़ा दिया है। हरियाणा के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिसमें सोनीपत, हिसार, गुरुग्राम, पानीपत और महेंद्रगढ़ जिला शामिल है। वहीं तेज धूप निकलने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का सबसे अधिक तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस अंबाला में रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे दिन का तापमान धीरे धीरे और बढ़ सकता है। कई जिलों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो इस बात का संकेत है कि बारिश का असर खत्म होते ही पारा तेजी से चढ़ने लगा है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि सरकार के बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 9 फरवरी से 23 फरवरी तक सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया है कि अब तक 3 शहरों करनाल, पानीपत और पंचकुला में लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब इन शहरों के बिजली उपभोक्ता अपने कनेक्शन को पोस्टपेड से प्रीपेड बिलिंग मोड में परिवर्तित करके बिजली शुल्क पर लगभग 5% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने स्मार्ट मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट मीटर UHBVN ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता तुरंत देख सकता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक खपत कम करने में मदद मिल पाएगी। साथ ही प्रीपेड बिलिंग की स्थिति में क्रेडिट बैलेंस से संबंधित दैनिक अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप से उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 या 1800 180 1550 पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने 2 प्राइवेट बैंकों में संचालित सभी सरकारी खातों को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी विभागों और बोर्ड निगमों को इन बैंकों में जमा पूंजी निकालकर खाते बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाते खोले जा सकेंगे और यदि प्राइवेट बैंकों में खाता खोलने की नौबत आती है तो पहले इसका कोई ठोस कारण बताते हुए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना प्राइवेट बैंक में खाता खोला गया तो कोई भी खाता अनियमित माना जाएगा और उसे तत्काल रूप से बंद कर दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सरकारी कामकाज से हटाने का फैसला लिया गया है।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद गवर्नर प्रोफेसर असीम घोष का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि विकसित भारत थीम पर ही विकसित हरियाणा 2047 विजन पर काम किया जा रहा है। हरियाणा का भविष्य सुनहरा है। इस सदन में अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। रोहतक से कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड भंग कर HSVP में विलय करने के विधेयक पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर काद्यान और गीता भुक्कल ने हाउसिंग बोर्ड को बहाल करने की मांग की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बहस में कूद गए। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्या फेलियर रहे हैं जो इसे भंग किया जा रहा है। सेक्टरों में आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम बंद होने से आम आदमी प्लाट खरीद नहीं सकता। अब यह सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों तक ही सीमित रह गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि बोर्ड को मर्ज किया गया है, स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर काद्यान ने हाउसिंग बोर्ड को बहाल करने की मांग रखी। कहा, इसमें गरीबों के लिए मकान मिलते हैं। हरियाणा सरकार ने बजट की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अब बजट की स्पीच तैयार की जा रही है। इस बार राज्य सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार करेंगे। राज्य सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है। अभी 1 लाख तक आय वाली परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होली से 2 दिन पहले यानी 2 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष तैयारी की है। 1.25 महीने उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ कुल 13 बैठकें की हैं। बैठक व AI चैटबॉट में लगभग 15,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से राज्य सरकार कम से कम 20% सुझावों को अपने बजट में शामिल करने जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला साधते रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हरियाणा पर करीब 4 लाख करोड़ कर्ज चढ़ा हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस रिलीविंग ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत 60% स्थायी दिव्यांगता से पीड़ित एक अधिकारी को सेवा से मुक्त किया गया था। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने साफ किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 फरवरी 2026 को जारी आदेश की कार्रवाई अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं रहेगी। ये मामला अब 23 जुलाई 2026 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है और इसे समान प्रकृति के अन्य प्रकरण के साथ सुना जाएगा। ऐसे में इस मामले की अब अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होने जा रही है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर पर वार्षिक फाल्गुनी मेले का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला आज यानी 21 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है, तो वहीं 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ विशेष तिलक के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, जो कि अब 24 घंटे खुले रहेंगे। यदि आप भी समयावधि में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें। बाबा खाटू श्याम के वार्षिक फाल्गुनी मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस मेला अवधि में VIP दर्शन अब पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। मेला अवधि 21 से 28 फरवरी यानी कुल 8 दिनों की रहेगी। रथ यात्रा व एकादशी 27 फरवरी की है। डीजे पर रोक रहेगी। इत्र की शीशी व कांटेदार गुलाब पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। वहीं रिंगत से आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं निशान व ध्वज 8 फीट से बड़े नहीं होने चाहिए। दर्शन मार्ग तोरण द्वार से डायवर्जन करते हुए चौरण मैदान एवं लखदातार मैदान 40 फीट रास्ते से होते हुए मंदिर में 14 लाइनों में प्रवेश रहेगा। बच्चे व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तो वहीं 2000 ई-रिक्शा संचालित होंगे, जिनका किराया 25 रुपए फिक्स कर दिया गया है। साथ ही आपातकालीन स्थिति और सुरक्षा की निगरानी के लिए पूरा मेला क्षेत्र को CCTV कैमरों से लैस किया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई जा रही 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बोर्ड इस बार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने एवं नकल मुक्त परीक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 10वीं व 12वीं और DLED की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बार परीक्षाओं को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया है कि ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का दूसरा मौका दिया जाएगा जिनका 1 या 2 पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया है। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के अंदर अधिकतम 2 विषयों में अंक सुधार के लिए परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सभी पर्यवेक्षकों और सहायक स्टाफ के लिए बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र के भीतर केवल केंद्र अधीक्षक को ही फोन रखने की अनुमति होगी। अन्य सभी स्टाफ के लिए स्मार्टफोन का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। नकल की संभावना को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक 17 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर जारी
कर दिए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के विवरणों में सुधार कराया जाना है तथा जिन परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक किसी कारणवश रोक दिए गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी आज यानी 21 और कल 22 फरवरी को अवकाश के दिनों में भी बोर्ड कार्यालय में संबंधित शाखाओं में मूल रिकॉर्ड व सत्यापित प्रति सहित उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए ठीक करवा सकते हैं। परीक्षाएं प्रारंभ होने के उपरांत फोटो और हस्ताक्षर संबंधी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति पद को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति असीम कुमार घोष ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक स्थित अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को सौंप दिया है। जारी आदेश के अनुसार सोमनाथ सचदेवा, जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, को 21 फरवरी से एमडीयू के कुलपति का भार संभालेंगे, यानी आज से वे पदभार संभालने जा रहे हैं। यह व्यवस्था नियमित कुलपति की नियुक्ति तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद मंत्रालयों व विभागों के मुख्य सचिव 10 लाख रुपए तक के मेडिकल क्लेम बिना इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन से सलाह लिए बिना मंजूर कर सकेंगे। पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए थी। इस फैसले की जानकारी 16 फरवरी को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से दी गई है। मंत्रालय ने एक और अहम बदलाव करते हुए जिन मामलों में किसी तरह के नियमों में छूट नहीं दी जाती थी और पूरा भुगतान तय रेट्स के हिसाब से होता है, ऐसे मामलों में निपटान की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यानी अगर क्लेम पूरी तरह से नियमों के तहत है और दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक है, तो अब ज्यादा राशि का भुगतान करना आसान हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार और फाइलों की देरी से राहत पहुंचेगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर जाने वालों के लिए हिसार रोडवेज डिपो से पिंक सिटी एक्सप्रेस नाम से नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। यह बस हिसार से वाया हांसी, भिवानी, नारनौल और कोटपुतली के रास्ते जयपुर का सफर पूरा करेगी। जयपुर के लिए यह बस हिसार बस स्टैंड से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर 11:15 बजे हांसी, दोपहर 12:30 बजे भिवानी, 1:20 पर चरखी दादरी, 2:20 पर महेंद्रगढ़, दोपहर 3 बजे नारनौल और शाम 4:45 बजे कोटपुतली से होते हुए शाम 7 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में अगले दिन सुबह 6 बजे जयपुर से रवाना होकर सुबह 9 बजे नारनौल, 10:50 पर चरखी दादरी और 11:50 पर भिवानी से होते हुए दोपहर 2 बजे हिसार पहुंचेगी। बीच रास्ते में बस दोनों दिशाओं में हांसी, बवानीखेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, कोटपुतली, शाहपुरा और पावटा बस स्टैंड पर ठहराव करेगी। जयपुर घूमने वाले पर्यटकों के लिए भी ये बस सेवा काफी लाभकारी साबित होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती एडहोक आधार पर होने जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से कर सकते हैं या फिर स्वयं जाकर भी जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है तथा उम्मीदवार के पास 8वीं कक्षा में हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय रहा होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे जमा नहीं करने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि 21 फरवरी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे आज एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ पहले से लगाए जा रहे बेसलाइन टैरिफ के ऊपर होगा, यानी जो टैरिफ अभी तक लिया जा रहा है इसके अलावा यह नया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक हैं। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। वहीं भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने कहा कि जज कट्टर वामपंथी के पालतू हैं। वे देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं और संविधान के प्रति वफादार भी नहीं है। जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। वहीं एनबीसी न्यूज के मुताबिक दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि जिन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा है वह खुद घट जाएगा। कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे अभी भी लागू रहेंगे। यहाँ पर आपको
बता दें कि जो टैरिफ अभी तक लिया जा रहा है उसके अलावा यह नया 10% टैरिफ एक्स्ट्रा होगा। हालांकि भारत के साथ डील में यह अतिरिक्त टैरिफ शामिल होगा या पहले से तय 18% में ही एडजस्ट किया जाएगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अगर कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो एआई की मदद से बनाया गया है तो उस पर लेबल लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर इसे हटाना होगा। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 यानी बीते दिन से लागू कर दिए गए हैं। 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन नियमों के लागू होने से एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में भी लेबल को लेकर सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेबल लगा होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल लगा होना चाहिए। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि क्या असली है और क्या फैब्रिकेटेड यानी एआई से बनाया गया है। मान लीजिए आपने एआई से एक वीडियो बनाया है जिसमें कोई नेता भाषण दे रहा है, तो उस वीडियो के कोने में साफ लिखा होना चाहिए एआई जनरेटेड। पहले लोग एआई से बनी फोटो का कोना काटकर या एडिटिंग करके उसका वाटरमार्क हटा देते थे ताकि वह असली लगे। अब सरकार ने इसे गैर कानूनी बना दिया है। अगर एआई का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल उतारने के लिए किया जाता है तो इसे गंभीर श्रेणी के अपराध में माना जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 316 अंक चढ़कर 82,814 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी भी 117 अंक चढ़ी। ये 25,571 के लेवल पर बंद हुई। कारोबार में मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं आईटी में गिरावट रही। सोना चांदी की कीमतों में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2.5 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 496 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 21,871 रुपए और चांदी 19,894 रुपए महंगी हो चुकी है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।